के फनकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म जार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर, हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर। ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए। मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ। अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है, फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम। मुझको याद है 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा। फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपरहिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। 1 साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी, हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी। कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इस पे तेरा। सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने 1 हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे। मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहां रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है। जेब में 44 रुपए थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास। उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूं, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में। संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है। टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे। वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। फिल्म मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था। तो एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए।
तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में। We are most grateful to His Majesty for granting us this interview. इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं। We also appreciate his gesture in disarming his soldiers. हम फौजियों की उनकी कदर करते हैं। We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty. हम समझते हैं अलीजा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है। I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication. हमारी दरखास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएं। His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation. इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी। After which the company will assume the administration of Oud. बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी। I hope the king has understood what I've said. हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे। What is this? Will you please tell His Majesty that I have no use for that? ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है। आप हमारी दस्तखत तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते। और अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के यूपी के है। जिस ज़माने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई। मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में। तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी। तो मैं जब पूना आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू। अच्छा। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहां मेरी परवरिश हुई, उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाऊनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे। उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं, हूँ मोहब्बतों का राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता। शायद शायरी लिख पाता हो लेकिन कर नहीं पाता हो। आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं। उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था। वो भी बहुत ही सिंपैथेटिक, रोमांटिक, बहादुर इंसान था वो। तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है। और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी। फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था। दिल वाले तेरा आगाज क्या है, आगाज क्या है, तेरा अंजाम क्या है। क्रांति 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 क्रांति। दुश्मन को जो मार के आए या मिट जाए,
दिल वाली तेरी आन क्या है तेरी संतान क्या है। क्रांति क्रांति सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया। आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथों में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे। टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे। प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं, तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पे मुझे थिएटर बेहद पसंद है, क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को। तो आपने उसे अपने ही साय के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया। अब और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था। आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है? मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहां। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं, बस आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता। मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रफ होगी। और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया, कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूं। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो
जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं, लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा ये सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको। खेलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था। एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी, यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूं क्रिकेट और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूं। मैं लिखता भी हूं स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में। स्पोर्ट्स के मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में। जिंदगी का संघर्ष जो है, किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने। टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है। इस बारे में उन्होंने बताया, थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है, वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफर है ये थिएटर का। तो मुझे वो सफर बेहद पसंद है। वो सफर आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है। तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते, परफॉर्मेंसेस, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मजा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बम्बई में आके। एक प्ले है जो मैं अपने 2 बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो। संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने, ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहां पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना, और
मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है। लेकिन अब तक जो है मेरा इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे 3 जो सितारे हैं, किशोर जी, रफी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं, कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूँ तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाजें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे। अब मैंने उनकी आवाज पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू, ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूं। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आज के फनकार।